तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 18 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही हम आपको कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सके। और सबसे पहले हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि आज जो प्रश्न भेजे हैं तो वो किसने भेजे हैं, उनके कितने नंबर आए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर के काफ़ी सारे प्रश्न उन्होंने भेजे हैं। कंप्यूटर के प्रश्न ही लोग नहीं भेज पा रहे हैं ना, लोगों को याद नहीं रहते हैं। तो शुभांगी मिश्रा जी हैं, 71 नंबर इनके आए हैं। और आज की इस शिफ्ट के हिसाब से ये 71 नंबर जो हैं वो बाकी शिफ्ट के 80-85 के बराबर है, क्योंकि ये शिफ्ट थोड़ी सी कठिन आई थी। ठीक है, और इन्होंने बहुत सारे प्रश्न हमारे पास भेजे हैं और भी नीचे इनके प्रश्न लिखे हुए थे, तो पूरा स्क्रीनशॉट तो हम नहीं ले पाए हैं ना। और यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स भी ले रखे थे। इसीलिए आपसे कह रहे हैं जो लोग नोट्स लिए हैं अच्छे से पढ़ करके जाइए, मैराथन्स को अच्छे से पढ़ करके जाइए, आपके भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये देखो इंग्लिश वाली मैराथन 300 प्रश्नों वाली इनको भेजी गई थी, वहाँ तक इन्होंने नोट्स लिए थे। ठीक है ना, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए एक एक प्रश्न को पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। साइंस का पहला प्रश्न है। प्रश्न बोला गया भैया कार्य या फिर ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। तो कुछ लोग कार्य बता रहे थे, कुछ लोग ऊर्जा बता रहे थे। तो भैया कार्य हो या ऊर्जा हो, दोनों की जो एसआई यूनिट है वो जूल ही होती है। कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, जिसे जे से दर्शाया जाता है और यह न्यूटन मीटर के बराबर होता है। हालांकि व्यवहारिक रूप से इसे किलोवाट प्रति घंटा में भी दर्शाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर ले। हाँ, दर्शाया जाता है। हालांकि व्यवहारिक रूप से किलोवाट घंटा और कैलोरी जैसी अन्य इकाइयों में भी इसको मापा जाता है, जो कार्य करने की क्षमता को दर्शाती हैं। तो जूल जो होता है यह ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है जो 1 न्यूटन बल द्वारा 1 मीटर विस्थापन के लिए किए गए कार्य को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सी यूनिट होती है, तो किलोवाट घंटा क्या है, तो बिजली की खपत को मापने के लिए किलोवाट घंटा का यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जूल कैलोरी क्या है, तो ऊष्मा और भोजन ऊर्जा को मापने के लिए जूल कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं। 1 कैलोरी बराबर लगभग 4.184 जूल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना। भाई कोई भी यूनिट आगे पूछ सकते हैं आपसे, है ना। एक अर्घ क्या होता है, तो सीजीएस प्रणाली की इकाई है अर्घ, और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है। ये भी ऊर्जा यानी कि एनर्जी की इकाई होती है। तो कार्य की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, जूल होती है। यही आपसे पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, जिस तरह से अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिखाया था, उन बहन ने, शुभांगी जी ने हमारे नोट्स लिए थे, उनके 71 नंबर आए हैं। तो ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स जो हैं इन्होंने एमपी आबकारी और एमपी पुलिस में भी धूम मचाई थी, और ये नोट्स एमपी एसआई में भी इसी तरह से धूम मचा रहे हैं। ये सारे के सारे कंप्लीट 10 सब्जेक्ट के नोट्स आपको अभी तक 199 मिल रहे थे, लेकिन अब आपको मात्र 159 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो जिन लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं हुई है लेकिन एग्जाम देने जाना चाहते हैं, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ देने जाना चाहते हैं, तो अभी आप ये कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ में ये पूरे 10 सब्जेक्ट हैं, तो आपको आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में काम आएंगे, चाहे वो जेल पैरी का एग्जाम हो, क्षेत्र रक्षा का एग्जाम हो, या फिर जूनियर इंजीनियर हो, या फिर सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 का एग्जाम हो, सब में ये नोट्स काम आने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट एमसीक्यू मिलेंगे, साथ साथ में पूरा थ्योरी नोट्स मिलेगा। इसके अलावा जितनी मैराथन हमने करा रखी है सभी मैराथन की भी पीडीएफ आपको सेंड की जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं सर केवल मैराथन की पीडीएफ हमको चाहिए, तो मैराथन की पीडीएफ भी आपको मात्र 121 रुपये में उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसमें हमने लास्ट में आपको 500 प्रश्न सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के करवाए हैं, 500 प्रश्न हिंदी के करवाए हैं, लगभग 350 प्रश्न हमने इंग्लिश के करवाए हैं, 550 प्रश्न हमने हिस्ट्री के करवाए हैं, 550 प्रश्न हमने कंप्यूटर के करवाए हैं, 500 प्रश्न हमने ज्योग्राफी के करवाए हैं, ठीक है, साइंस के करवाए हैं लगभग 350 प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न अगर आप चाहते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, इन सब की जो कंप्लीट पीडीएफ है वो मात्र 121 रुपये में आपको मिल जाएगी, जिससे आप मुश्किल से मुश्किल 10 घंटे के अंदर पूरा आराम से पढ़ सकते हैं। लगभग 2 से 2500-3000 प्रश्न होंगे जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स भी आप ले सकते हैं मात्र 121 रुपये में। कैसे प्राप्त करेंगे, तो छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको मात्र 159 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए, कंप्लीट ही लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होंगे आगे के भी एग्जाम्स में, है ना। और अगर आपको केवल मैराथन की चाहिए, तो मैराथन जो है वो आपको मात्र 121 में मिलेगी। तो 121 का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत ही तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको एमपीएसआई के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है,
जो क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर मैसेज करके फ़ोन पे नंबर ले लेंगे, वहाँ से पेमेंट करके अपने नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। तो जिनका भी आगे एग्जाम है, जिसका 19, 20, 21 में एग्जाम है, तो वो लोग ये नोट्स जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पराग कणों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो पराग कणों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? पराग विज्ञान कहते हैं। चलिए देखते हैं। तो पराग कणों के अध्ययन को पराग विज्ञान कहते हैं, जिसमें पराग, बीजाणु और कुछ सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, जो जीवाश्म और जीवित दोनों रूपों में होते हैं। यह विज्ञान जीवाश्म विज्ञान और न्याय विज्ञान में बहुत उपयोगी होता है, जिससे किसी स्थान व समय का पता लगाया जा सकता है। तो ये पराग विज्ञान, इसको हम कहते हैं पराग कणों के अध्ययन को। बाकी मुख्य बिंदु देख लीजिए, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो पराग कणों से किसी स्थान या समय की जानकारी मिलती है, जैसे कि किसी अपराध स्थल पर कौन कौन से पराग कण मिले हैं, यह पता लगाने में जो है इससे मदद मिलती है। तो ये बेसिकली जो है आपका साइंस का ये प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए, अजंता और एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं से प्रश्न पूछा गया था और पूरा स्टेटमेंट वाइज पूछा गया था ना, इसकी विशेषता से पूछा गया होगा। तो चलिए पूरा डिटेल में आपको जानकारी दे देते हैं। एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं याद था उनको, लेकिन उन्होंने पूरी ये जरूर बताया सर यहाँ से इसकी विशेषताओं से पूछा गया था। तो चलो देख लेते हैं। अजंता एलोरा महाराष्ट्र औरंगाबाद के पास में, और जो एलिफेंटा है मुंबई के पास गुफाएं हैं, भारत के प्रमुख ऐतिहासिक और कलात्मक स्थल हैं, जो चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है। अजंता मुख्य रूप से बौद्ध कला और जातक कथाओं के चित्रों से संबंधित है, जबकि एलोरा बौद्ध और हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों का अनूठा संगम है। वहीं एलिफेंटा जो है वो मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हिंदू गुफा मंदिरों के लिए जाना जाता है, खासकर अपने विशाल शिवलिंग और त्रिमूर्ति के लिए। तो ये इनकी विशेषताएं हो गई तीनों स्थलों की। अब देखिए स्थान देख लेते हैं। तो जो अजंता की गुफाएं हैं, ये महाराष्ट्र और औरंगाबाद जिले में वाघोरा नदी, नदी का नाम ध्यान रखना, वाघोरा नदी के किनारे हैं। ठीक है। एलोरा गुफाएं औरंगाबाद के पास में सह्याद्री पर्वतमाला में है। एलिफेंटा मुंबई हार्बर में एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया से नौका द्वारा यहाँ पर पहुंचा जा सकता है। ठीक है। अब मुख्य विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं, इनको आप आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। कब इनको बनाया गया, ठीक है ना, और कौन कौन से मंदिर वगैरह हैं, तो ये आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या जब नोट्स लेंगे तो उसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं ना। अभी पूरा पढ़ के अगर बताएंगे तो फिर काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अगला पूछा गया, राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 356 में किया गया है। देखिए, तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में किया गया है, जिसके तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र यानी सरकार के विफल होने पर केंद्र सरकार राज्य का शासन अपने हाथ में ले लेती है, जिसे राज्य आपातकाल भी कहते हैं। यह अनुच्छेद 357 के प्रावधानों से संबंधित है, जहां राज्य विधानसभा की शक्तियां संसद को हस्तांतरित हो जाती हैं। और ये राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है? अनुच्छेद 356 के द्वारा लगता है। ठीक है। तो मुख्य रूप से जो है वो 356 से लगेगा, और जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाना संभव न हो, तब ये शासन लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है। चलो बाकी ये पूरा दिया गया है। अनुमोदन कैसे करते हैं? तो उद्घोषणा के 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से इसको पारित कराना आवश्यक होता है, तभी राष्ट्रपति शासन लगेगा। अगला अगला पूछा गया, भाई किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है? तो इसमें 2 राज्य हैं, एक तो आपका उत्तराखंड है और एक हिमाचल प्रदेश है। इन दोनों की दूसरी जो राज्य की भाषा है वो कौन सी है? संस्कृत है। देखिए, संस्कृत भारत के 2 राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है, जिसमें उत्तराखंड पहला राज्य था जिसने 2010 में इसे अपनाया, और हिमाचल प्रदेश ने 2019 में इसे अपनी दूसरी राजभाषा घोषित किया है। एक ही आपके ऑप्शन में दिया गया होगा, ताकि इस प्राचीन भाषा को बढ़ावा मिल सके। अब इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। देखिए, तो उत्तराखंड 2010 में संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना। तो पहला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। हिमाचल 2019 में संस्कृत को अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी, और ऐसा करने वाला यह दूसरा राज्य बन गया था। चलो आगे देखते हैं। अगला पूछा गया, जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है, उसका वर्णन संविधान में कहां पर किया गया? तो ये प्रस्तावना में किया गया है। ऑप्शन में 13, 14, 15 भी दिया गया था, लेकिन प्रस्तावना को ही आप प्रेफर करेंगे। प्रस्तावना में जो है सबसे पहले सोशल जस्टिस का वर्णन किया गया है। देखिए, उस सामाजिक न्याय शब्द भारतीय प्रस्तावना में क्यों शामिल किया गया था? तो इसको इसलिए शामिल किया गया ताकि भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित किया जा सके, जहां जाति, धर्म, लिंग, वर्ग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अवसर मिले, ताकि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को उत्पीड़न से बचाया जा सके और न्याय संगत समतुल्यात्मक समाज का निर्माण हो सके, जो भारतीय संविधान का मूल दर्शन है। ठीक है ना। तो इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है? बेसिकली प्रस्तावना में इसको देखने को मिलता है, ये सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। चलो अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि NCST ट्राइबल कमीशन का गठन कब किया गया? तो 2004 में किया गया था।
चलिए देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST ट्राइबल कमीशन का गठन 19 फरवरी 2004 को 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत किया गया, जिससे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक ही आयोग हुआ करता था, लेकिन उनकी विशिष्ट जरूरतों के कारण उन्हें अलग कर दिया गया और NCST को संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत संवैधानिक निकाय बनाया गया। तो ध्यान रखना, यह एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक पद हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्थापना की तिथि दी है 19 फरवरी 2004, 89वें संविधान संशोधन, और संवैधानिक अनुच्छेद कौन सा है? 338A है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। लोकसभा का स्थगन 2 बैठकों के बीच में कौन करता है? तो अगर स्थगन की बात की जाए तो 2 लोग स्थगन करते हैं, एक तो राष्ट्रपति भी कर सकता है और एक जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब 2 बैठकों के बीच का जो टाइम है इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष करेगा और बाकी सभी मतलब जो पूर्णतः स्थगन जो होता है, 17 अवसान जिसको कहते हैं, वो राष्ट्रपति करेगा। देखिए लोकसभा का स्थगन राष्ट्रपति करते हैं, यानी कि 17 अवसान हमेशा के लिए। जैसे कि भैया मानसून सत्र समाप्त हो गया है, अब आप लोग अगले सत्र में आना, तो ये काम कौन करेगा? ये राष्ट्रपति करेंगे। और जब बैठक चल रही है भैया, एक बैठक हो गई है, अब शून्यकाल के बाद में आना, तो ये बीच वाला काम कौन करेगा? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। और यही पूछा गया था 2 बैठकों के बीच वाला, ठीक है। चलिए, जबकि दैनिक बैठकों के स्थगन का जो काम है, ये अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास में होता है। 17 अवसान का मतलब है एक पूरा सत्र ही समाप्त हो गया है, जबकि स्थगन का अर्थ है कि एक बैठक को कुछ समय के लिए बंद किया गया है ना। तो स्थगन वाला पूछा गया था, लोकसभा अध्यक्ष आ जाएगा। हो सकता है आगे आपसे 17 अवसान पूछा जाए तो आप राष्ट्रपति बताएंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति का क्या कार्य होता है? संसद के किसी भी सदन को बुलाते हैं तो राष्ट्रपति बुलाएंगे, सदन को स्थगित कर देंगे, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। ये काम राष्ट्रपति करते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष के काम देख लीजिए। देखिए, तो लोकसभा की दैनिक बैठकों को स्थगित करते हैं, जैसे दिन भर के लिए कुछ घंटों के लिए स्थगित कर देते हैं। अनिश्चित काल के लिए भी स्थगन कर सकते हैं, लेकिन 17 अवसान नहीं कर सकते हैं। तो ये लोकसभा अध्यक्ष का काम नहीं होता। 17 अवसान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और ध्यान रखना, जो 108 अनुच्छेद 108 के द्वारा आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय रेल के ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? चौड़ाई पूछी है, सही, लंबाई तो बहुत होगी, चौड़ाई पूछी है ना। ये MP पुलिस में पूछा गया था। तो देखो 5 फीट 6 इंच होती है। अब अगर MM में पूछी है तो वो भी बता देते हैं। भारतीय रेल के ब्रॉड गेज की चौड़ाई 1676 मिलीमीटर MM में होती है, या फिर 5 फीट 6 इंच होती है, जो भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला गेज है। अभी जो आप ट्रेन में चलते हैं, आप एग्जाम दे करके लौट रहे होंगे, तो जिस ट्रेन से आप लौट रहे हैं ना, तो आप ब्रॉड गेज से ही लौट रहे हैं, ठीक है। इसे बड़ी लाइन भी कहा जाता है, जो बेहतर स्थिरता और गति प्रदान करता है। तो चौड़ाई होगी 1676 mm, 5 फीट 6 इंच, नाम बड़ी लाइन हो गया। भारतीय गेज कहते हैं। विशेषता, यह भारत के मुख्य और सबसे चौड़ा रेल गेज है, जो लगभग 90% ट्रैक्स पर स्थित है और तेज गति के लिए यूज में लाया जाता है। तो 90% जो रेलवे लाइन है वो यही वाली है, ब्रॉड गेज वाली। अन्य गेज कौन कौन से हैं? तो भारत में मीटर गेज चलता है, जो 1000 mm का होता है। और नैरो गेज जबलपुर सबलगढ़ वाले कौन है भैया बताओ? जबलपुर नहीं, सॉरी, अरे क्या नाम है, सॉरी भूल गया यार, कैलारस, सबलगढ़ कैलारस वाले कौन कौन है ना। तो जब ग्वालियर से आप सबलगढ़ कैलारस के लिए जाते होंगे, तो आप पहले, अब तो वहाँ पर बड़ी लाइन हो गई है, पहले यहाँ पर नैरो गेज ट्रेन चला करती थी, है ना। तो वो नैरो गेज अलग होती है। तो उसकी जो टोटल ब्रीथ होती है, वो ब्रीथ होती है 762 mm या फिर 610 mm, ठीक है। लेकिन ब्रॉड गेज जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमुख होती है। हम भी गए भैया, एक बार हम ग्वालियर से जा रहे थे, कहीं पर शायद कैलारस ही जा रहे थे, है ना, ऐसे ही गए थे रिश्तेदारी में। तो हम उसकी छत पर बैठ करके गए थे, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उसमें, तो एक अलग ही आनंद होता था। अब तो उसको एकदम ख़त्म कर दिया है। कौन कौन बैठा भैया नैरो गेज में, बताइए, बताना कमेंट बॉक्स में, है ना। चलो अगला पूछा है, शून्यवाद का जनक कौन है? तो शून्यवाद के जो जनक है वो है नागार्जुन। अब देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो शून्यवाद के जनक आचार्य नागार्जुन हैं। कलर चेंज करते हैं ना, रेड कलर नहीं, क्या रेड सही रहेगा। नागार्जुन है, जो दूसरी शताब्दी के एक महान भारतीय बौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक पद के माध्यम से शून्यवाद के सिद्धांत को व्यवस्थित किया, जिसमें सभी पदार्थों की सत्ताहीनता, शून्यता का निरूपण किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप पढ़ लेना। शाखा ध्यान रखना, इनकी शाखा कौन सी है? महायान है, और बौद्ध धर्म की माध्यमिक शाखा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, गणित के प्राचीन साक्ष्य जो है वो किस वेदांग में देखने को मिलते हैं? तो कल्पसूत्र में देखने को मिलते हैं। कल्पसूत्र ऑप्शन में भी दिया गया था। तो गणित के प्राचीन साक्ष्य मुख्य रूप से कल्पसूत्र के अंतर्गत आने वाले शुभ सूत्रों, जैसे कि बौधायन, कात्यायन में देखने को मिलते हैं, जो यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए ज्यामितीय नियमों, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रारंभिक रूप, व्रत का क्षेत्रफल का वर्णन करते हैं। साथ ही वेदांग, ज्योतिष और सतपथ ब्राह्मण
अन्य वैदिक ग्रंथों में भी अंक गणित देखने को मिलता है। देखो बेसिकली कल्पसूत्र का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, तो उसमें जो गणित है उसका इस्तेमाल क्यों करते थे, तो जो वेदियां बनाते थे ना, मतलब कि यज्ञ वाला जो वेदियां बनाते थे, तो इसके एरिया और क्षेत्रफल को बताने के लिए इसमें जो है गणित का थोड़ा थोड़ा वर्णन देखने को मिलता है। तो पहली बार जो वेदांग है, तो कौन से वेदांग में, तो ध्यान रखना कल्पसूत्र में जो है गणित का जो है अध्ययन देखने को मिलता है सबसे पहले। अगला अगला है भारत में जो यूनेस्को साइट की 2025 की बैठक हुई है वो किस स्थान पर हुई थी, आपसे स्थान पूछ लिया है, ठीक है। ऑप्शन में था लाल किला, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन। कहाँ पर हुआ है, तो ये रेड फोर्ट लाल किला में आयोजित की गई है। क्यों की गई है, आइए वो देख लेते हैं। तो भारत में 2025 की यूनेस्को साइट से जुड़ी बैठकें नई दिल्ली में हुई। खास करके 8 से 13 सितंबर 2025 को लाल किले में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का 20वां सत्र आयोजित किया गया, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उद्घाटन किया, जो भारत के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने 2003 के सम्मेलन की पुष्टि के 20 साल पूरे कर लिए हैं। इसलिए जो है लाल किले में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। देखिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा हेतु इसको आयोजित किया गया। तिथि है 8 से 13 दिसंबर 2025, बिल्कुल दिसंबर वाली करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं ना। और भारत के द्वारा यूनेस्को के 2003 के कन्वेंशन की पुष्टि के 20 साल पूरे होने पर इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया भैया कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, तो ये शेर जैसी पूंछ वाले मकाक के लिए प्रसिद्ध है ना। देखिए तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व मुख्य रूप से अपने समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बाघ, हाथी, नीलगिरी तहर, नीलगिरी लंगूर, शेर पूंछ वाला मकाक जैसे लुप्तप्राय जीव शामिल हैं। साथ ही एशियाई हाथी की बड़ी आबादी और कई स्थानीय प्रजातियां भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आपको पता है क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी की वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी तैयारी हम स्टार्ट कराएंगे, पहले ये एग्जाम हो जाए उसके बाद में, ठीक है भाई। चलो अगला है सिकंदर के आक्रमण का भारत और मौर्य वंश पर क्या प्रभाव पड़ा, स्टेटमेंट बना करके दिया गया था। चलिए देख लेते हैं। तो सिकंदर के आक्रमण ने भारत की पश्चिमोत्तर क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता फैलाई, छोटे राज्यों को कमजोर किया, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बड़े साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, साथ ही भारत और पश्चिम के बीच व्यापार, सांस्कृतिक, बौद्धिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिसमें गांधार कला और ज्योतिष जैसी यूनानी शैलियों का प्रभाव बढ़ा और मौर्य वंश के लिए नए व्यापारिक मार्ग जो हैं वो यहाँ पर खुल गए थे। अगला सरदार सरोवर, एमपी के थोड़े बहुत प्रश्न ही आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। पूछा है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो ये नर्मदा नदी पर है, कई बार आपको बताया है। सरदार सरोवर बांध मुख्य रूप से नर्मदा नदी पर बना है, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह नर्मदा घाटी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कई राज्यों को सिंचाई और बिजली प्रदान करता है। तो स्थान कौन सा हो गया, गुजरात के केवड़िया में, नौगांव के पास में स्थित है, नर्मदा नदी पर है, भारत के सबसे बड़े बांधों में से एक है और नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे विरोधों के कारण ये चर्चा में रहा है, जो इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव के कारण हुआ है। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया है, CMS-03 जो भारत की सबसे भारी सैटेलाइट है, उसे किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया था, इसका नाम है LVM-3M5 से इसको लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया था। देखिए भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 जिसे GSAT-7R भी कहते हैं को इसरो के शक्तिशाली LVM-3M5 लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3 से जो है इसको प्रक्षेपित किया गया है, जिसे लोकप्रिय रूप से बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस रॉकेट को बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, जो मार्क 3 है, जो 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ और भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह है। स्वदेशी रॉकेट से भू स्थिर स्थानांतरण कर GTO में भेजा गया। मुख्य बिंदु देख लीजिए, लॉन्चिंग व्हीकल बता दिया मार्क 3 से है, उपग्रह CMS-03 है, लगभग वजन कितना है इसका, तो 4410 किलोग्राम वजन का है, भारत का सबसे भारी। देखो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये भारत का सबसे भारी है, तो आगे पूछ सकते हैं किसी एग्जाम में, तो लगभग 4410 किलोग्राम का है। क्यों इसको मतलब भेजा गया है, उद्देश्य क्या है, तो भारतीय नौसेना के लिए सुरक्षित संचार प्रदान करना और देश की डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लॉन्चिंग की तारीख क्या है, 2 नवंबर 2025। कहाँ से लॉन्च किया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक है। अब इतनी सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर अच्छी लग रही है, और इसी बात पर जल्दी से एक लाइक भी कर देना, ठीक है, और शेयर भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या दर्शाता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं, सबको पता होगा, देख लेते हैं। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है
कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में, अब इसको पूरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं, आपको बता देते हैं। मान लीजिए एक बॉल है, वो लुढ़कती चली जा रही है, ठीक है ना। तो जब तक इस पर आप बल नहीं लगाएंगे तब तक वो लुढ़कती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। या तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसको रोक देगा, घर्षण बल जो है, या फिर कोई बाहरी बल इसको रोकेगा, नहीं तो ये रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। इसी तरह से कोई वस्तु अगर जड़त्व की अवस्था में रखी हुई है तो जब तक कोई बाहरी बल इस पर नहीं लगेगा तब तक वो यहाँ से खिसकेगी नहीं, ठीक है ना। तो यही न्यूटन की गति का प्रथम नियम बताता है। इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक। यही सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हाँ ये गजब का प्रश्न पूछा है, अल बरूनी का जन्म किस वर्ष में हुआ था, आप बताओ भैया। ठीक है, कठिन प्रश्न पूछ लिया। तो 973 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। चलिए देख लेते हैं। अल बरूनी का जन्म 973 ईस्वी एडी में ख्वारिज्म वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। और वे एक महान फारसी विद्वान, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और इतिहासकार थे, जिन्होंने महमूद गजनवी के साथ भारत की यात्रा की और भारत की संस्कृति व ज्ञान पर महत्वपूर्ण इन्होंने लेख लिखे हैं। तो 973 एडी में इनका जन्म हुआ था, ख्वारिज्म उज्बेकिस्तान में हुआ था। मुख्य कार्य देख लीजिए, किताबुल हिंद लिखी है इन्होंने, जिसमें भारत का विवरण लिखा है और भारत की इतिहास, संस्कृति और धर्म का वर्णन इस किताब में किया गया है। अगला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब की गई, तो ये 1960 में की गई थी। 1 मार्च 1960 को केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई, ठीक है। मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा के विकास और प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है। अगला, ओजोन परत से पूछ रखा है। ओजोन परत की रेंज पूछी गई थी कि कितने किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है। तो चलिए देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर यानी कि 10 से 22 मील के ऊपर समताप मंडल में स्थित है, जहां ओजोन O3 गैस की सबसे ज़्यादा सांद्रता होती है, जो हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। यह एक समान परत नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी मोटाई भूगोल और मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, और यह लगभग 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। देखो आज कुछ पैटर्न चेंज हुआ है सेकंड शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट जो है वो मैं आबकारी में भी देखा था, और एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी देखा था, और एसआई में देखा है। सेकंड शिफ्ट थोड़ी सी कठिन रहती है, इसीलिए शुभांगी जी के जो 71 नंबर आए हैं वो अन्य शिफ्ट के 80 नंबर के बराबर हैं मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, साबुन बनाने के लिए कौन सी स्थिति आवश्यक है, ठीक है। हालांकि प्रश्न इस तरह था कि कौन सी स्थिति आवश्यक नहीं है, अपन आवश्यक वाली देख लेते हैं। अब नहीं का तो पता नहीं है ना कि क्या ऑप्शन में दिया गया था। तो किस तरह से साबुन बनाते हैं वो देखो। तो साबुन बनाने के लिए मुख्य रूप से तेल, वसा, एक मजबूत क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी की आवश्यकता होती है, जो साबुनीकरण नामक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। उसमें उच्च तापमान और उचित अनुपात आवश्यक है, ताकि वसा और क्षार मिलकर के साबुन यानी ग्लिसरीन बना सके, जिससे एक सटीक माप और सुरक्षा का ध्यान रखा जा सके। इस तरह से साबुन का निर्माण होता है। अगला, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो ये अनुच्छेद 131 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 आर्टिकल 131 में किया गया है, जो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच राज्यों के आपसी विवाद जैसे अंतर सरकारी विवादों को सुनने का अधिकार देते हैं, जिसमें कोई अन्य न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसे मामलों का निपटारा उच्चतम स्तर पर ही होगा। तो ये 131 में बताया गया, ठीक है भाई। चलो अब आगे देखते हैं। अब मैथ रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो मैथ रीजनिंग में टाइम एंड वर्क के 2 प्रश्न आए थे, प्रॉफिट लॉस का एक आया था और एक डिस्काउंट वाला आया था, ठीक है। अगला, एक बस बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, रुकने पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है, तो बताइए कितनी देर के लिए रुकती है, इस तरह का प्रश्न आया था। और एक वो महिला पुरुष वाला कि 2 पुरुष और 3 महिलाएं इतने दिन में काम को करते हैं, 4 पुरुष 5 महिला इतने दिन में करते हैं, तो 1 पुरुष 1 महिला कितने दिन में करेगी, तो ये पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 प्रश्न हैं। घंटे की सुई 8 बजे से 2 बजे के बीच में कितनी डिग्री घूम जाएगी, ये आपका एंगल पूछा गया था। जन्मदिन पर आधारित एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद वो डेटा सफिशिएंटी से प्रश्न था, ब्लड रिलेशन से प्रश्न था, डायरेक्शन के 2 प्रश्न थे, मानसिक अभिरुचि के 2 प्रश्न थे, सेटिंग अरेंजमेंट और स्थान परिवर्तन रैंकिंग से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। मैथ रीजनिंग बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आ रही है, यही वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आ जाए आपके लिए फायदेमंद होगा। चलो हिंदी देख लेते भैया। हिंदी में कंचन का पर्यायवाची पूछा गया था, तो स्वर्ण जो है कंचन का पर्यायवाची होगा। दंत वर्ण कौन सा है, कुछ वर्ण दिए गए थे, दंत वर्ण आपको शॉर्टकट में बताना था। मोटा आसामी मुहावरे का क्या अर्थ होगा, और हिंदी के कौन, ये तो सुबह वाला है, ठीक है। तो यही सारे जो है आपके हिंदी में पूछे गए थे। बहुत ज़्यादा टफ हिंदी नहीं मिली थी, तत्सम तद्भव के भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल गए थे। चलो इंग्लिश की बात करते हैं। तो पंक्चुएशन से एक प्रश्न आया था, ठीक है। एडजेक्टिव का एक था, एडवर्ब से एक प्रश्न आया था। आर्टिकल जो है वो फिलर्स के रूप में आया था, है ना, फिल इन द ब्लैंक में आर्टिकल पूछा गया था। इसी तरह से हमने अपने मैराथन जो कराई है, पीडीएफ आपको जो दी है, उसमें फिलर्स में ही आपको हमने आर्टिकल करवाए हैं, क्योंकि देखो हमको पता था भाई आर्टिकल फिलर्स के रूप में ज़्यादा आते हैं ना, तो वो वाला थोड़ा सा आप लोग देख करके जाना जिन लोगों ने नोट्स लिया है, ठीक है भाई। चलो आगे, मेक द वर्ड मतलब इन लगा करके किसी शब्द का
अपोजिट अगर इन लगाना चाहते हैं तो कैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, तो एक्यूरेट शब्द दिया गया था, उसमें इन लगाने पर इनएक्यूरेट हो जाएगा। इस तरह का जो है कि सिक्योर दिया था, शायद ऐसे कुछ दिया था, या तो सिक्योर दिया था या एक्यूरेट। अगर सिक्योर दिया है तो उसमें इन लगा देंगे तो इनसिक्योर हो जाएगा, तो वो भी अपोजिट बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न आपके इंग्लिश में पूछे गए थे। चलो कंप्यूटर देख लेते हैं, कंप्यूटर के प्रश्न शुभांगी जी ने भेजे हैं, तो देख लेते हैं। कौन सी कुकी डिलीट होने के बाद में फिर से अपनी कॉपी बना लेती है, ये पूछा था। प्रोटोकॉल के टाइप से प्रश्न आया था। कौन सा हैकर नैतिक रूप से कार्य करते हैं, ये भी पूछा था, तो शायद ये व्हाइट हैट हैकर है। इसके बारे में हमने आपको साइबर सिक्योरिटी वाली पीडीएफ में बताया था ना, तो कंप्यूटर की पीडीएफ देखना, साइबर सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है उसमें आपको ये मिल जाएगा हैकिंग वगैरह के बारे में। एमएस एक्सेल से प्रश्न पूछा, फॉर्मेट सेल को ओपन करने की शॉर्टकट की बताइए। और पूछा गया था कि फायरफॉक्स और क्रोम को सिक्योर बनाने के लिए ये लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा गया था। और साइबर सिक्योरिटी से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है भाई। तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस है, कैसा लगा। शुभांगी जी ने बहुत सारे प्रश्न भेजे, एक बार उनको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या दिया था, विसर्ग वर्ण कैसे उच्चारित होते हैं, ये पूछा गया था, ठीक है ना। और कंठ से कि, तालु से कि, दंत से, इस तरह से प्रश्न आए हुए थे, ठीक है। और किस राज्य ने संस्कृत को, ये तो हमने बता दिया, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे आपका भी अगर एग्जाम हो तो आपसे निवेदन है मेरे भाई, अपने प्रश्नों को इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करना, ठीक है। फिलहाल वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।